हाय एवरीवन, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर अभयवत्स और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसका नाम है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला पार्ट है और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री स्कोर मंत्रा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कि 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल मुंह उठा के आ जाते हैं, चाहे वो नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड हो, चाहे वो फैराडेज के लॉ पर बेस्ड हो, या फिर वो कंडक्टिविटी से जुड़े हुए क्वेश्चन हो। लेकिन 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल क्लास 12th के बोर्ड में ये आने ही आने हैं, माँ कसम खा के आने हैं। और अगर उसकी बात करें हम लोग तो जेई मेंस में, एडवांस में और नीट के आज तक के किसी भी साल का पेपर नहीं रहा जहां पर कि यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस ना आ रहे हो आपके पास में। तो ये चैप्टर कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के भी दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो के 10 पार्ट आने वाले हैं, अगर आप सारे पार्ट को इत्मीनान से देखते हो तो आपके वो मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। सीन क्या है ना कि ये जो चैप्टर है इतनी बारीकी से पढ़ने का है, इसका कोई भी कंसेप्ट उड़ा नहीं सकते हैं आप हलवा की तरह। इसको तरीके से स्टेप वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको क्लास 11th के रेडॉक्स चैप्टर का, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम चैप्टर का थोड़ा बहुत प्री कंसेप्ट होना चाहिए। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या एडवांस के लैंग्वेज में कह दो, इसको कहा जाता है लीथल वेपन। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया जिसमें कि थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का अप्रोच है और या फिर उसमें थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स का अप्रोच है, तो वो क्वेश्चन इतना टफ, इतना ट्रिकी हो सकता है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट कर रहा है उससे हरगिज नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। तो करना क्या है ना, आपको एक एक बारीकी पर आपको ध्यान देना है बोर्ड पर। और जब कभी भी हम आपको कुछ पढ़ाएंगे उसमें क्या है कि उसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके रहेंगे, बोर्ड एग्जाम के भी, कंपटीशन के भी। कंपटीशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें मैं यहां एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको उसमें से चुन चुन के इंफॉर्मेशन निकालने हैं। लेकिन अगर आप बात करें बोर्ड एग्जाम की तो वहां पर आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखने पड़ते हैं और वो बेसिक डेफिनेशंस, आपका जो ये डेफिनेशन बॉक्स बना हुआ है, इस डेफिनेशन बॉक्स पर आपको अपीयर होगा। तो आप वीडियो देखते जाएंगे और वहां से डेफिनेशन बॉक्स अपीयर होते जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। चूंकि ये क्लास 12th का टॉपिक है और आप अभी भी क्लास 12th में आए तो आपने इस चैप्टर का नाम पहली बार सुना है। लेकिन नाम भले ही आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन नहीं लगता आपको ये कि जाना पहचाना लड़का है। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खुद चीख चीख के बता रहा है कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले केमिस्ट्री की, यानी केमिकल रिएक्शंस की। मतलब कि यहां पर हम लोग कहीं ना कहीं दो चीजों को इंटरलेट करने वाले हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी को और एक केमिकल रिएक्शन को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी and it deals with the cell in which this interconversion of chemical energy into electrical energy or electrical energy into chemical energy, such process is carried out. It also deals with structure of such cells. It also deals with the factors which govern the function and working of such cells. अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जानने के बाद सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में या सेल के बारे में तुम जो सोचते हो वो बात थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। बच्चों को नॉर्मली लगता है, उनको पूछो सेल क्या है तो बोलेगा सर एक छोटा सा यूनिट है, और उनको पूछो बैटरी क्या है तो वो बोलेगा सर 5, 6, 10, 8 सेल्स मिल गए तो एक बैटरी बना दिया। बैटरी के बारे में आप क्या सोचते हो? आपको लगता है जहां से करंट प्रोड्यूस हो सकता है वो बैटरी है। ये बात थोड़ा सा झूठ है। चलो इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम्हारे घर के इन्वर्टर में एक बैटरी लगी हुई होगी। अगर तुम इस बैटरी की बात करो तो इस बैटरी में दो बात होता है। जब आपके घर में करंट होता है तब आप इस बैटरी को क्या करते हो? चार्ज करते हो। और जब आपके घर में बिजली नहीं होती है तब आप क्या करते हो? इसी बैटरी का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो? घर के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हो। तो जब ये बैटरी के इलेक्ट्रोड्स पे लगे हुए, प्लग्ड किए हुए वायर से आप करंट को निकाल रहे हो, निकालने का काम कर रहे हो, तब तो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होता है। लेकिन जब आप इन्वर्टर को इस्तेमाल नहीं करते हो, जब आप उसकी बैटरी को इस्तेमाल नहीं करते हो, जब क्या होता है कि आप इसको चार्जिंग का काम करते हैं और आप इसको यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये करंट दे नहीं रहा होता है बल्कि ये करंट ले रहा होता है। तो सबसे पहले तो तुम ये समझ जाओ
कि एक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा नॉट नेसेसरली कि वो आपको करंट देगा, बल्कि अगर कोई एक ऐसा यूनिट है जो कि करंट ले रहा है तो वह भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो सकता है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस पर आते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस और इट इज अ यूनिट इन विच ईदर द केमिकल एनर्जी is utilized to produce electricity or electricity is given to conduct a chemical reaction। दो बातें हैं बउआ, समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि मैं इस पेन को उठाकर अपने इस हाथ पर रख लूं तो ये नीचे जाने का काम खुद ब खुद करेगा, लेकिन अगर हमको ऊपर ले जाना है तो हमको इसको धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। ये जो काम है हमारा ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, और इसका जो नीचे आने का काम है ये स्पॉन्टेनियस है। उसी तरह से कुछ केमिकल रिएक्शंस खुद से नहीं होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तब वो होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब कई बार एक बैटरी के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होंगे और वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। उस टाइप के सेल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसके अंदर जो काम हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है जैसे कि आपके इन्वर्टर की बैटरी में हो रहा है, शुरू में जब आप एक चार्ज कर देते हो उसको चार्ज करके छोड़ देते हैं, खुद ब खुद वो इलेक्ट्रिसिटी देता है। या फिर मार्केट से आप ड्राई सेल खरीद कर लाते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, खुद ब खुद दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और 15 दिन 20 दिन यूज करने के बाद आप देखोगे उसके अंदर में जो बैटरी होती है ड्राई सेल्स वो इस तरह से वो दबने लगती है। इसका मतलब उसकी सारी की सारी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया गया है। कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिसके अंदर में केमिकल रिएक्शन अपने आप होगा, आपको करवाना नहीं पड़ेगा, और वो रिएक्शन होने के रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा। तो मेनली हमने दो तरह के सेल्स पढ़े। पहला बात हम जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। कोई भी एक ऐसा डिवाइस या कोई भी एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या फिर अगर हमारा केमिकल रिएक्शन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब ये जो टाइप्स होता है ना ये बेसिस पर डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पर इसको डिवाइड कर रहे हो। एक लंबा चौड़ा ब्रॉड सा तरीका है इसको बांटने का। इसको देखते हैं हम लोग, स्किप नहीं करते हैं, खूब आराम से चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम तुमको मिलाते हैं इस बंदे से जिसको तुम सेल कहते हो। वैसे केमिस्ट्री में सिर्फ सेल मत करना, वरना बायोलॉजी वाला कहेगा ही हमारा है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तुम लोग सेल ना कह के सिर्फ क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मेनली दो तरीके से बांटा गया है। एक बांटा गया है हमारा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक और है बच्चे हमारा दूसरा पार्ट है ये, इसको हम लोग कहते हैं बाबू गैल्वेनिक सेल। ये जो गैल्वेनिक सेल होता है, इस गैल्वेनिक सेल का एक और नाम होता है, ये लुई गैल्वेनी के नाम पर रखा गया है गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, इन्होंने कुछ फ्रॉक्स के जैसे कुछ चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ कमेंट्स किए थे। पहले बंदे ये थे जिन्होंने सेल बनाने के बारे में बात कही थी। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उनके नाम पर भी इस तरह के सेल को हम लोग कहते हैं वोल्टाइक सेल। बाय द वे यही कहानी खत्म नहीं होती है, और एक बात है यहाँ पर वोल्टाइक सेल के बाद भी कुछ है और उसको हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। तो ना हम लोग जो दूसरा टाइप का सेल पढ़ रहे हैं वो तीन नाम से जाना जाता है, या तो गैल्वेनिक है या वोल्टाइक है, और उसका जो एक स्टैंडर्ड मॉडल है उसको हम लोग डैनियल सेल भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इसके अंदर तुम समझो तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे उसके कारण केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसे सेल्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, मेटल के रिफाइनिंग में इसी सेल्स का इस्तेमाल होता है, या फिर कहो जहां पर इस्तेमाल होता है उसी को सेल कह देते हैं। तो फिर इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें कन्वर्जन होगा किसका, इलेक्ट्रिकल जो हमारी एनर्जी है, दैट वेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी है वो बदल रही होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो ये बदल रही होगी केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी का ये चेंज होगा। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी से ये काम शुरू होगा।
और केमिकल एनर्जी से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो एक बात तो ये हुआ। अब तुम जो अपने इन्वर्टर के साथ में एक बड़ा वाला बैटरी देखते हो वो बेसिकली इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल नहीं है। हम उसकी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कई सारा उसमें चेंजेस किए हैं जो हमको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। फिलहाल बात करते हैं इसके बारे में। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर तुम इस बेसिस पर बांटो कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है या उसमें एनर्जी कन्वर्जेंस कैसा है, इसके हिसाब से ये दो टाइप का है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक है, एक गैल्वेनिक है, या वोल्टाइक है, या डैनियल है। लेकिन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अलग तरीके से बांट सकते हो। एक और खास तरह के सेल्स बनाए गए हैं, बेसिकली उसको गैल्वेनिक सेल ही कहना चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं कहा। उन्होंने कहा गैल्वेनिक सेल का बेसिक कंस्ट्रक्शन से उसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में बस फर्क होता है। इसी कारण से कुछ लोगों ने इसका एक खास नाम रखा और इस खास नाम को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो मेरे बच्चों तुमने तीन बातें देख रखी है फिलहाल, और ये तीन बातें क्या है? एक पहला कैटेगरी है हमारा क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक दूसरा कैटेगरी हमारा क्या? गैल्वेनिक सेल। और एक तीसरा कैटेगरी हमारा क्या आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो बच्चों, ये हुआ कि एनर्जी कन्वर्जन के बेसिस पर है ये, लेकिन एक नए तरह का यहां पर क्लासिफिकेशन आपको बांटने के लिए मिलता है, और इस नए तरह के क्लासिफिकेशन पर दो कैटेगरी होती है। एक को बुआ हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल, और एक को बच्चों हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। और इसको समझना ना बहुत आसान है आपके लिए। प्राइमरी सेल्स आपके ड्राई सेल्स हैं। प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसको आप एक बार इस्तेमाल करके उठाकर कूड़े में फेंक देते हो। लेकिन फिर एक आता है हमारे पास में सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स को आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो। सेकेंडरी सेल्स की लाइफ लंबी होती है, इनकी लाइफ छोटी होती है, या फिर अगर कहें तो चार्जेबल हो कि इसकी लाइफ लंबी होती है। ओवरऑल तो ये चार्ज होकर जितनी देर चलेगा उससे ये ज्यादा ही देर चलता है कहीं ना कहीं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो सेकेंडरी सेल्स है आपका, इनको हम क्या कह देंगे? रिचार्जेबल सेल्स। तो ये रिचार्जेबल सेल्स है, इनको आप बार बार चार्ज कर सकते हो। और अगर हम लोग बात करें प्राइमरी सेल्स की, तो ये कैसा सेल है आपका? ये है आपका नॉन रिचार्जेबल सेल है आपका। तो ये सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते हो, किसको? प्राइमरी को। लेकिन आप सेकेंडरी को चार्ज कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए बैटरी कैसी कैसी आपको चाहिए, उसका क्या क्या इस्तेमाल है। जैसे आप मोबाइल में बैटरी इस्तेमाल करते हो तो वो तो आप एक दिन के बाद चार्ज करने का आपको मौका मिल जाता है, आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन जरा सोचो, अगर हमको अपने हाथ की जो घड़ी है उसके अंदर की बैटरी को रोज चार्ज करना पड़ जाए तो मुश्किल है। लेकिन एक बात ये भी है कि हम घड़ी के अंदर जो बैटरी है उससे हम लंबे लंबे ऐप्स नहीं चलाते हैं, फोटो नहीं खींचते हैं। मतलब कि ये कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन ये लंबे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी देता है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं लेकिन कम समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल के सेल, वो ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं लेकिन कम टाइम के लिए। और बैटरी के अंदर का जो सेल है वो आपको कम वोल्टेज देता है लेकिन ज्यादा सेल के समय के लिए। आपको इस तरह के भी बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। घड़ी तो हो गई कॉमन सी बात, आप बंद हो गया कोई बात नहीं। आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, पेसमेकर। पेसमेकर हार्ट के अंदर लगाया जाता है ताकि हार्ट का पंपिंग प्रॉपर चलता रहे, हार्ट बीट चलता रहे। वो पेसमेकर के अंदर जो बैटरी है वो फ्यू इयर्स उसकी लाइफ होती है। अगर उसकी लाइफ घट करके फ्यू मंथ्स हो जाए और कोई पेशेंट अपना पेसमेकर का बैटरी उसका पहले डिस्चार्ज हो जाए, तो समझ रहे हैं ना कि केवल उसके बैटरी की लाइफ डिस्चार्ज होगी बल्कि उस पेशेंट की भी लाइफ डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये एक बड़ा खतरनाक सा चीज है। इसलिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल बैटरीज भी बनाए हैं और उन स्पेशल बैटरीज को उनके लाइफ के ऊपर पे डिवाइड किया गया है। ऐसे कुछ स्पेशल बैटरीज के बच्चों खास नाम आते हैं, और वो खास नाम जैसे कि आते हैं स्टोरेज सेल्स। तो ये स्टोरेज सेल्स होते हैं कुछ। इसमें से आपके सिलेबस में भी है लेड स्टोरेज बैटरी। ये वही बैटरी है जो आप में बाइक के अंदर में इस्तेमाल करते हो, जिससे आपकी हेडलाइट वगैरह चलती है। स्टोरेज सेल के अलावा एक और सेल होती है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने सेल के डिविजन्स को देखा। केमिस्ट्री में कोई भी सेल की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिक और केमिकल रिएक्शन के म्यूचुअल इफेक्ट्स पर बेस्ड हैं। अगर आपकी बैटरी के अंदर या सेल के अंदर करंट देने से केमिकल रिएक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन होने से करंट निकल रहा है तो वो गैल्वेनिक सेल है या वोल्टाइक सेल है या डैनियल सेल है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है उसके अंदर में कि उसके अंदर दो कंपार्टमेंट हैं बिल्कुल गैल्वेनिक सेल की तरह, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, तो उस खास सेल को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर हम आपसे पूछे कि क्या कॉन्सेंट्रेशन सेल गैल्वेनिक टाइप का है या इलेक्ट्रोलाइट, तो मोर ओवर ये गैल्वेनिक टाइप का है। दूसरी बात बच्चे कि कोई बैटरी चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाई किया है दो कैटेगरी में, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होंगे वो नॉन रिचार्जेबल होंगे, जो सेकेंडरी होंगे वो चार्जेबल सेल्स होंगे। उसके बाद हमने तीसरा देखा कि बैटरी के लाइफ के हिसाब से भी और बैटरी के खास फंक्शन के हिसाब से भी उसको बांटा जा सकता है। ऐसे में स्पेशल कैटेगरी के सेल में दो और सेल्स हमारे पास आते हैं, एक तो हमारे पास आता है स्टोरेज सेल्स और एक हमारे पास आता है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल ना बड़ा मजेदार सेल है। जैसे तुम्हारा सेल का कोई साइज है और उसमें तुम कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी चल रहा है, लेकिन अगर फ्यूल सेल की बात करें तो इसमें बीच बीच में मतलब मिड रिएक्शन के बीच में फ्यूल बढ़ा करके एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके चूल्हे में होता है, बर्नर से आप फ्यूल बढ़ाते हो और गैस का हीट बढ़ जा रहा है, ये कुछ उसी तरह का बैटरी है। इसमें जब फ्यूल की अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिसिटी का भी अमाउंट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक। जितने भी टाइप के आपने सेल्स देखे हैं, सभी टाइप के सेल्स का आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ना है, लेकिन उन सभी सेल्स के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को पढ़ने के पहले दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको जानने चाहिए। एक छोटा सा डेफिनेशन आता है कि इलेक्ट्रोड क्या है। तो इलेक्ट्रोड के बारे में समझना, इसको समझना आसान है। यह कहता है कि द टर्मिनल फ्रॉम विच द करंट इंटर्स इनटू अ सेल और द टर्मिनल फ्रॉम विच द करंट कम्स आउट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोड। जैसे कि हम लोग कोई एक बैटरी लेते हैं, इस बैटरी में इस तरह से प्लस माइनस के बने हुए रहते हैं पॉइंट्स, और आप इन चीज़ों से वायर को कनेक्ट कर लेते हो और वायर को कनेक्ट करके आप इसमें बल्ब को लगा करके या गैल्वेनोमीटर लगा करके आप जांच करते हो कि ये करंट किधर फ्लो कर रहा है किधर नहीं कर रहा है। आप चाहते हो तो इसके साथ स्विच वगैरह भी लगाते हो। तो ये जो पॉइंट्स है जहां से आप करंट, बैटरी पूरी की पूरी है, बैटरी में कहीं से भी तो करंट नहीं निकलने लग जाएगा। जिस पॉइंट से ये करंट निकलने का काम होता है वो जो हमारा पॉइंट होता है, वो पॉइंट्स क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रोड्स। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चे हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपके इलेक्ट्रोड के पॉइंट हैं, यहां से करंट निकल रहा है, ये तो कहना आसान है, लेकिन जब तुम इस बैटरी को चार्ज करते हो तो करंट इंटर भी तो यहीं से करता है। तो फिर इलेक्ट्रोड एक ऐसा पॉइंट हुआ जहां से किसी डिवाइस से या किसी सेल से, जहां से जिस टर्मिनल से हमारे करंट निकल रहे होंगे वो भी इलेक्ट्रोड कहे जा सकते हैं, या जिस टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा होगा सेल में उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड करने के बाद ना एक छोटा सा और टॉपिक आपको करना होता है और उस टॉपिक का नाम होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के डेफिनेशन के लिए आपको देखना है अपने डायलॉग बॉक्स को। डायलॉग बॉक्स कंसेप्ट कह रहा है हमको कि एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सबस्टेंस व्हिच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट्स मॉल्टेन स्टेट और इट्स एक्वस स्टेट। कोई एक ऐसा सबस्टेंस जिसको कि पिघलाने के बाद अगर वह अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है, या फिर कोई एक ऐसा सबस्टेंस जिसको कि आप पानी में ऐड कर दो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास जाने देता है, अपने थ्रू जाने देता है, तो वह एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इलेक्ट्रोलाइट किसको ले सकते हैं? दुनिया का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड इस कैटेगरी में आता है, दुनिया का सारा स्ट्रॉन्ग बेस इस कैटेगरी में आता है, दुनिया का सारा कॉमन साल्ट कह दो, न्यूट्रल साल्ट कह दो, साल्ट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, बशर्ते जो कि पानी के अंदर टूटे। तो बेसिकली वो न्यूट्रल साल्ट होने चाहिए या कॉमन साल्ट होने चाहिए। तो लेट्स से टू बी द न्यूट्रल साल्ट बेसिकली। तो ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि जैसे आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, तो जैसे कि आप HCl ले लेते हो और आप किसी पानी के कंटेनर में उस HCl के साथ आप वाटर को भी ऐड करते हो, तो जैसे ही HCl के साथ आप वाटर को ऐड करते हो, वाटर के प्रेजेंस में
एक्वस कंडीशन में HCl ब्रेक कर जाता है। HCl को जैसे ही आप वाटर दोगे ये ब्रेक कर जाएगा H+ और Cl- में। आपने अगर लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th का तो आपको पता होगा ये जो H+ निकलता है ये H2O के साथ जुड़ जाता है और ये H3O+ बनाता है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो पहले जब आपके कंटेनर में सिर्फ पानी था, उस पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, तो वो पानी करंट को पास करने नहीं देता था। अब जब उस पानी के अंदर में HCl आ गया तो H पर प्लस Cl पे माइनस, H+ आकर के H2O के साथ जुड़ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ और इसने हाइड्रोनियम आयन बना दिए। अब उसके अंदर में चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स H3O+ और Cl-। अब ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इस चैप्टर में अलग अलग सेल्स के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को शुरू करने के पहले ना आपको जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। अब हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइट्स को समझ लिया, इलेक्ट्रोलाइट समझ लिया, इलेक्ट्रोड समझ लिया, तो आपको एक छोटी सी बात समझने में देर नहीं करनी चाहिए। वो क्या बात है हमारा, वो कहता है कि इलेक्ट्रोड तो ठीक है, हमेशा एक कंफ्यूजन आता है सर इलेक्ट्रोड में हम अनोड किसको बनाएंगे और हम कैथोड किसको बनाएंगे। तो हम अनोड किसको बनाएंगे, हम कैथोड किसको बनाएंगे, ये बड़ा समस्या वाला विषय है। क्योंकि तुमको जान के बड़ा अजीब लगेगा कि अगर तुम बात करो अनोड की तो अनोड के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी अनोड के ऊपर पॉजिटिव होता है, कैथोड के ऊपर निगेटिव। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, इसको समझना है। अगर तुम बात करोगे गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल जो हमारे पास में होते हैं, गैल्वेनिक सेल के अंदर में अनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव। लेकिन अगर तुम बात करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में जो हमारा अनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। अभी वैसे हम दोनों सेल्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले गैल्वेनिक को फिर उसको, लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि गैल्वेनिक सेल में अनोड नेगेटिव है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अनोड पॉजिटिव है, और गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव है जबकि इलेक्ट्रोलाइट सेल में कैथोड नेगेटिव है। तो कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं हम कि माइनस क्या है, प्लस क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, ऐसे तो कैसे पहचानेंगे प्लस माइनस। तो आपको हम बता देते हैं, ये प्लस माइनस से पहचानने की चीज नहीं है कोई भी इलेक्ट्रोड। तो अनोड को और कैथोड को याद रखने का ना एक छोटा सा ट्रिक होता है, उस ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे। ये कहता है कि एन ऑक्स मैरिड रेड कैट, इस पे काम चल जाएगा। इस मैरिड का कोई लेना देना नहीं, झूठे ब्याह कराते रहते हैं हम लोग, कहीं कोई दक्षिणा दे दे 10-20। हाँ, तो रेड कैट और एन ऑक्स, यहीं से काम चल जाएगा। ये कहता है कि अनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन का काम होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो हम ना चार्ज पे को देख करके इलेक्ट्रोड को नहीं बता सकते, चार्ज को देखना ही नहीं है। आगे हम लोग और ट्रेंड हो जाएंगे फिर चार्ज को देखेंगे। लेकिन चार्ज चाहे कुछ भी हो, नोड पे माइनस हो प्लस हो, कैथोड पे कुछ भी हो माइनस हो प्लस हो, लेकिन एक बात हमेशा फिक्स रहे, एकदम शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। क्या है ये कहता है कि अनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को कभी आगे पीछे नहीं कर सकते हम लोग। चाहे किसी भी टाइप का सेल हो रहा हो, उसके अंदर में अनोड पर हमेशा प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का और कैथोड पे हमेशा प्रोसेस होगा रिडक्शन का। तो हमारा ट्रिक है, हमारा ट्रिक क्या है आपके पास में, ये कहता है कि एन ऑक्स मैरिड रेड कैट, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन और गैल्वेनिक सेल का वर्किंग। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे। और तो बच्चों बात करते हैं आप इस टॉपिक पर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। सीखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात कंस्ट्रक्शन की करेंगे, फिर वर्किंग की करेंगे। दोनों कंसेप्ट अप्लाई होगा इसमें और रेडॉक्स का यहां पर फुल एप्लीकेशन होगा। देखते हैं यहां पर आप बात करो, सबसे पहले तो दो कंपार्टमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो दो अलग अलग आपके पास में कंपार्टमेंट्स होते हैं यहां पर। तो एक कंपार्टमेंट ये रहा हमारा, एक कंपार्टमेंट ये रहा। शर्त यह है कंस्ट्रक्शन में कि दो अलग अलग कंपार्टमेंट में आपको दो मेटल डालने हैं।
वैसे मेटल के अलावा ये कम आप कोई भी कंडक्टर भी ले सकते हो, ग्रेफाइट का रड भी ले सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल बनाया गया था उसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किए गए थे। उसमें से एक जो था ना वो हमारा जिंक का था और दूसरा वाला जो था हमारा वो कॉपर का था। अब कहता है कंस्ट्रक्शन का हिस्सा कहता है अगर तुम जिंक लोगे इसमें एज अ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड तो याद ही है आपको, वही जहां से करंट या तो निकलेगा या फिर जहां से करंट आएगा किसी सेल के अंदर या डिवाइस के अंदर, वो इलेक्ट्रोड है। तो इसके अंदर में आपको यहां पर एक सोल्यूशन लेना है आपको। तो कहता है कि जो सोल्यूशन लेंगे हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे? तो कहता है जो मेटल लोगे उसी का कोई इलेक्ट्रोलाइट लो। तो अगर हमने जिंक लिया है तो हम लोग यहां पर ZnSO4 ले रहे हैं। तो कहता है कि यहां अगर आप कॉपर ले रहे हो तो यहां पर भी जो आप ऐसे करके इलेक्ट्रोलाइट लोगे टिक 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 करते हुए, तो ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे अगर यहां कॉपर है तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट लो। तो चलो हम लोगों ने ले लिया CuSO4 ले लिया। अब क्या कहता है इसको सीखते हैं। कहता है कि ये गैल्वेनिक सेल है, इसका मतलब ये बिजली प्रोड्यूस करेगा, करंट। इसको करंट देना नहीं, इससे करंट लेना है। तो मैंने इसमें एक तार जोड़ा और यहां पर अपना एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। यहां पर बल्ब जोड़ सकते हैं, टीवी जोड़ सकते हैं, AC जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं जो आपका मन करे, है ना। तो यहां पर एक्सटर्नल सर्किट हमने लगा दिया और इस कंटेनर को दोनों को अलग रखा। तो सवाल उठता है कि जिंक है और कॉपर है, तो दोनों में से, जिंक और कॉपर दोनों में से अनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा? तो अनोड और कैथोड ये दोनों चीज के बनने के लिए क्या कंपलसरी कंडीशन है? पहले पढ़े। चार्ज इसका मेन कंडीशन नहीं है, मेन कंडीशन है कि अनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कब होता है? जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जिंक और कॉपर में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी किसको है? आंसर इज जिंक को है। तो जिंक क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए जिंक के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन और जिंक बन जाता है हमारा क्या? अनोड। और अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, कॉपर के बारे में, तो कॉपर क्या हमारा बन रहा होगा? कॉपर बन रहा होगा हमारा कैथोड, कैथोड बन रहा होगा। अब जानते हैं कि इसमें कैसे कैसे काम होगा। जिंक जो कि अनोड पर है, इसको करना है ऑक्सीडेशन। वैसे आपको बता दें ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है और वो प्रिंसिपल कहता है लोन। अपने आप को लोन, ये बैंक वाला नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको। लोन, यह लोन कहता है कि किसी भी सेल में जो लेफ्ट साइड का कंपार्टमेंट होगा, उस लेफ्ट साइड के कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जहां पर होता है, पहले से जानते ही, नई बात थोड़ी ना है, कि वो क्या होगा? अनोड होगा। और सिर्फ गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक में नहीं, सिर्फ गैल्वेनिक सेल में ये जो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन अनोड पे होगा, अनोड का जो चार्ज होगा वह कैसा होगा? वह नेगेटिव होगा। फिर से समझो, इसके कंस्ट्रक्शन का ये बेसिस है लोन। लोन, LOAN। L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode, N stands for negative। मतलब कि इस सेल के अंदर में जो अनोड होगा वो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर वो पॉजिटिव होता है। कंफ्यूज नहीं करिएगा। इस सेल में, गैल्वेनिक सेल में अनोड नेगेटिव होगा और चाहे कोई भी सेल हो, अनोड उसके अंदर में हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा अनोड पर। बाय द वे, गैल्वेनिक सेल में जो अनोड को रखने का काम होता है वो किस साइड रखने का काम होता है? उसको लेफ्ट साइड में रखने का काम होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा और पूरा करना पड़ता है। ये आपकी सर्किट बाहर से तो कंप्लीट हो गई, अंदर से आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है। अंदर से आपकी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ना बच्चे, एक यहां पर ट्यूब लगाया जाता है और ये जो ट्यूब लगाया जाता है आपका, ये एक यू शेप का ट्यूब होता है। यू शेप का ट्यूब, यू ट्यूब नहीं, यू शेप का ट्यूब। यू ट्यूब तो वो है जिस पे तुम वीडियो देख रहा है, ये यू शेप का ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर में कुछ सामान है और वो सामान क्या क्या है?
सबसे पहले तो इस ट्यूब के कोने के अंदर में यहां पर थोड़ा सा रुई लगा होता है और रुई लगाकर हम तैयार करते हैं इससे कॉटन प्लग तैयार करते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रोल इसके अंदर जो भी डाल रहे हैं वो नीचे ना गिर जाए। और इसके अंदर में ना बच्चे एक चीज का सोल्यूशन होता है, वैसे तो एक पेस्ट भी होता है और पेस्ट के साथ साथ एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, दोनों चीजों का एक मिक्सचर होता है इसके अंदर में। तो ये जो पेस्ट होता है ना, ये पेस्ट को हम लोग बोलते हैं अगर अगर पेस्ट। इसका नाम है अगर अगर, नाम है ये अगर मगर नहीं कह रहा है, कह रहा है अगर अगर, नाम है पेस्ट का। और साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ना बच्चा, वो होना चाहिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। बाय द वे ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, फिलहाल इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम KCl करता है, अमूमन KCl होता है। इसमें और भी चीज आ सकते हैं, हमारे KNO3 आ सकते हैं, NH4NO3 आ सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट आ सकता है, लेकिन ये KCl मेनली हम लोग लेते हैं। अब ये जो चीज बनता है यू शेप का ट्यूब, इस यू शेप के ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसको। इस यू शेप के ट्यूब का एक नाम होता है और इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो ये साल्ट ब्रिज, अब जब इसको हम लगा चुके हैं तब ये क्या हुआ, हमारा सर्किट अंदर से भी कंप्लीट हो गया, बाहर से भी कंप्लीट हो गया। समझो, अंदर से सर्किट कंप्लीट हो गई है, बाहर से एक्सटर्नल सर्किट है। अगर हमारे घर में ये बैटरी होगा, यहां से दोनों तार को निकाल करके एक्सटर्नल सर्किट में यूज करके बल्ब पंखा वगैरह जला सकते हैं। इस कंपार्टमेंट में, उस कंपार्टमेंट में दो अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे, दोनों कंपार्टमेंट मिलाकर पूरा सेल बनता है। तो सिर्फ एक कंपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे, तो सिर्फ एक कंपार्टमेंट को हम कहेंगे हाफ सेल, और इस वाले कंपार्टमेंट को भी हम क्या कहेंगे, हाफ सेल। और सोचो जरा सा, ये जो अनोड वाला कंपार्टमेंट है आपका, इस अनोड वाले कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस हाफ सेल को और क्या नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं अनोड हाफ सेल, और क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये जो हाफ सेल है इसको हाफ सेल कहेंगे, साथ ही साथ कह सकते हैं हम इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं अनोड हाफ सेल। इसके बारे में बात करते हैं, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, हाफ सेल तो कह ही सकते हैं, साथ में इसको कह सकते हैं हम लोग कैथोड हाफ सेल। तो ये कैथोड हाफ सेल है आपका, और साथ ही साथ आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो रिडक्शन हाफ सेल, ये भी नाम दे सकते हो आप इसका। तो ये कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो चुका है मेरे बच्चों, और बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इसको, हम आपको फिर से बढ़िया से याद दिला देते हैं। एक गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, दोनों कंपार्टमेंट में जिस मेटल का आप रॉड लेंगे उसी मेटल का आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जिंक लेंगे तो ZnSO4 Zn के नाइट्रेट ले सकते हैं, कोई उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर लेंगे तो कॉपर का नाइट्रेट, कॉपर का सल्फेट, कोई कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। दोनों मेटल में से जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बन जाएगा उसका अनोड, क्योंकि वहां पर काम होगा ऑक्सीडेशन का। जो कम रिएक्टिव होगा इन द टर्म्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, इन द टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, आगे चल के हम लोग उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वहां नहीं जाएंगे, फिलहाल यहां बात करते हैं इस जगह पर। तो दो अलग अलग कंपार्टमेंट लेंगे, दोनों में एक एक मेटल होगा, मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होगा। दोनों कंपार्टमेंट मिल करके पूरा सेल बनाते हैं, इसीलिए एक कंपार्टमेंट को हाफ सेल कहेंगे। जिसमें अनोड होगा जिस कंपार्टमेंट में, अनोड हाफ सेल कहेंगे, जिसमें कैथोड होगा उसको हम लोग कहेंगे कैथोड हाफ सेल। अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो बीच में आप चीज लगाए हैं यू शेप में, इस यू शेप के ट्यूब का नाम है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के एंड पर कॉटन का प्लग होगा। साल्ट ब्रिज के अंदर में अगर अगर का एक पेस्ट होगा और एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये अक्सर KCl होता है। लोन का प्रिंसिपल कहता है कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन अनोड पे होगा, अनोड पे चार्ज नेगेटिव होगा। बच्चे ये तो हुआ हमारा इस पूरे के पूरे सेल का सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के वर्किंग के बारे में, कि गैल्वेनिक सेल आखिर वर्क कैसे करता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। गैल्वेनिक सेल जब आप लेते हो तो हमने पहले ही कहा कि ये रिडॉक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है।
मतलब रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी एक इलेक्ट्रोड पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे पर हो रहा होगा रिडक्शन। वैसे तो लोन का प्रिंसिपल कहता है कि अनोड पर ऑक्सीडेशन का काम हो रहा होगा, लेकिन समझने के लिए हम यह भी समझ सकते हैं कि कोई जो रिएक्टिव मेटल होगा दोनों में से, जिसको इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसको लेने की होगी वो लेगा। तो फिलहाल जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम। सोचने की बात है, इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी जिंक को ज्यादा होगा या जेड, इसके अंदर में ZnSO4 है, ये तो पता है आपको। तो ZnSO4 है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर SO4 माइनस माइनस भी होगा और Zn प्लस प्लस भी होगा। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में मेरे बच्चों CuSO4 है। तो अगर हम लोग बात करते हैं CuSO4 के बारे में, तो CuSO4 के कारण इसके अंदर में Cu प्लस प्लस भी होगा और SO4 माइनस माइनस भी होगा। तो यहां पर Cu प्लस प्लस है और SO4 माइनस माइनस है, यहां पर Zn प्लस है और SO4 माइनस माइनस है। इलेक्ट्रॉन देना है, किसको देना है, जिंक को। तो जिंक देने की ज्यादा कैपेसिटी रखता है एज कंपेयर टू Zn प्लस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन में डिफिशिएंट है। तो जिंक ने क्या किया, यहां से जिंक ने बना दिया Zn प्लस प्लस और लूज कर दिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा रिएक्शन है, ये अनोड हाफ सेल के अंदर का रिएक्शन है। तो अनोड हाफ सेल पे जिंक ने Zn प्लस प्लस बना के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। फिर बारी आती है कैथोड हाफ सेल की। कैथोड हाफ सेल पर क्या हुआ, कैथोड हाफ सेल पर यह हुआ कि ये जिंक ने जब Zn प्लस प्लस बनाया तो यहां से कुछ जिंक क्या बन गया होगा, Zn प्लस प्लस। तो इस रॉड के अंदर में से कुछ ना कुछ जिंक का अमाउंट कम हो गया होगा और जिंक घट घट के इसमें गिर रहा होगा। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होगा जिंक का जो अमाउंट है वो घटते जाएगा। इसका मतलब द मेटल एट अनोड विल स्लोली डिप्लेट, धीरे धीरे घटेगा। अब यहां से जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, इसके पास आ गया। और यहां पर कॉपर था, तो कॉपर ने कहा कि देखो जितना डिफिशियंसी हमको इस इलेक्ट्रॉन का है उससे ज्यादा डिफिशियंसी Cu प्लस को है। तो Cu प्लस क्या किया कि जंप करके आ गया इस इलेक्ट्रॉन के पास, बोला आओ लो इलेक्ट्रॉन दो हमको। तो ये Cu प्लस प्लस ने क्या किया, इसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसने भेजे उसने एक्सेप्ट कर लिए और एक्सेप्ट करके उसने क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। ये कंप्लीट प्योर मेटल बना। इस Cu प्लस प्लस को Cu बनने के लिए कैथोड के ऊपर जाना पड़ा। तो जब ये कैथोड के ऊपर जाएगा मेरे बच्चों तो ये जाकर के Cu बन करके कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा। तो जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन बढ़ते जाएगा तो जो हमारा कैथोड का बार है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, थिक होते जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो अनोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और धीरे धीरे पतला होता है, और जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, धीरे धीरे मोटा होता है। इसको नेगेटिव चार्ज से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये बताता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जिंक ही तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्यों लूज किया, क्योंकि जिंक बन गया Zn प्लस प्लस और जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा इसने लूज कर दिया, इसलिए ये निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां Cu प्लस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये बार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है तो हम आसानी से कह सकते हैं इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ कम, ये 2 हाफ हाफ रिएक्शन होते हैं, कैथोड हाफ सेल के रिएक्शन, अनोड हाफ सेल के रिएक्शन, और दोनों को अगर आप कंप्लीटली ऐड कर दो, यहां से हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं, तो LHS और RHS में 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लूज हो रहा है। तो जितना इसने दिया उतना इसने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो कंप्लीट LHS को जोड़ो, कंप्लीट RHS को जोड़ो, तो क्या हो रहा है कि Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Zn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और इधर हमारे पास LHS में Cu प्लस प्लस है, तो Cu प्लस प्लस, और फाइनली ये बना रहा है क्या, ये बना रहा है Zn प्लस प्लस। साथ ही क्या बना रहा है मेरे बच्चों, साथ में ये बना रहा है कॉपर। मतलब धीरे धीरे रिएक्शन होने में जिंक आयन बनते गया, Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर के जो आयंस थे वो मेटल बनते गए। इसलिए धीरे धीरे कॉपर का रॉड थिक होते गया और धीरे धीरे जिंक का रॉड थिन होते गया। तो ये है हमारा इस सेल के अंदर का वर्किंग, कि ये काम कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वहां क्यों जाता है, कैसे जाता है, मैकेनिज्म क्या है, सब समझ चुके हैं। डायलॉग बॉक्स में जो डेफिनेशंस आ रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं लिखने के लिए। अब हम लोग अगली चीज पर प्रोसीड करते हैं
कि जो हम लोगों ने इसको दिया, यहां पर यू शेप की ट्यूब को दिया, साल्ट ब्रिज को दिया, इस साल्ट ब्रिज के क्या काम है? तो साल्ट ब्रिज के 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है, अपने डेफिनेशन बॉक्स में देखिए, सबसे पहला काम होता है टू कंप्लीट द सर्किट। ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर देता है। दूसरा, इट मेंटेन्स चार्ज न्यूट्रलिटी। इस चार्ज न्यूट्रलिटी को ये कैसे मेंटेन करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से जिंक बन गया Zn++, इसमें आ गया, तो धीरे धीरे Zn++ का अमाउंट इसमें बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन SO4- तो उतना नहीं है, SO4- तो उतना ही है, और जिंक का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो धीरे धीरे यहां प्लस बढ़ने लगेगा। उस प्लस को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर का Cl- यहां आ जाएगा, और इसकी अगर बात करो तो यहां से Cu++ भाग भाग के इसमें चिपकते जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें सिर्फ SO4- बच जाएगा। तो यहां पर निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस निगेटिव चार्ज को बढ़ने से रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए K+ यहां से निकल करके इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है KCl, तो K+ यहां आ जाएगा, SO4- से कंबाइन करके उसको न्यूट्रल कर देगा। तो चार्ज को न्यूट्रल करने का काम कौन करेगा? आपका ये काम करेगा आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। हैव यू गॉट इट? दैट वे एक छोटा सा चीज है पूरे के पूरे सेल को पढ़ने के बाद, एंड दैट इज कॉल्ड सेल नोटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं कि सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन आपसे क्या कहता है। सेल रिप्रेजेंटेशन कहता है कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे शॉर्ट फॉर्म में। डायग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा डायग्राम था, अभी देखें हम लोग, तो छोटा सा वे में कहता है कि लेफ्ट साइड में अनोड रिएक्शन को दिखाइए। लेफ्ट साइड में अनोड पर होने वाले हाफ सेल रिएक्शन को आपको दिखाना है, हाफ सेल रिएक्शन को दिखाना है आपको। तो अनोड के हाफ सेल रिएक्शन इसमें क्या है? ये है, ये कहता है कि Zn बदल रहा है किसमें? Zn++ में। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन ही अनोड को रिप्रेजेंट करता है। और फिर कहता है राइट साइड में दिखाओ कि कैथोड पे क्या हो रहा है। तो कैथोड पे क्या हो रहा है? Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन रहा है। तो लेफ्ट साइड में हमने दिखाया कि Cu++ कैथोड के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Cu में। और ये जो हमारा पार्ट है, ये जो चीज है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैथोड को। और ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है या ये जो प्रेजेंटेशन, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। और इसको सेपरेट कर दीजिए 2 लंबे लंबे लाइंस से, और इन लंबे लाइंस को आपको पता है क्या कहते हैं हम? इन लंबे लाइंस को हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो सेल नोटेशन यही है, बीच में 2 लंबे लाइंस लिखिए, और ये दोनों लंबे लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे किसको? साल्ट ब्रिज को। इधर हो रहा होगा अनोड हाफ सेल रिएक्शन, इधर हो रहा होगा कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, एंड दैट इज ऑल। अब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट आएगा मेरे बच्चों, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे पहले तो गैल्वेनिक सेल के बाद हम लोग आते हैं वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, और वहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम लोग बात करते हैं नर्व्स इक्वेशन के बारे में, वो सब आगे प्रोसीड करेगा। सेकेंड वीडियो के साथ में एक पीडीएफ मिलेगा जहां पर कि बहुत सारे सेल रिएक्शन होंगे, आपको उनको नोटेशन में बदलना पड़ेगा, और बहुत सारे सेल नोटेशन होंगे, उनको आपको रिएक्शन में बदलना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्व्स इक्वेशन, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस चैनल पर हमारे साथ एकेडमिक एक्सेलेंस की इस जर्नी में बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्लास 12th का कोई भी आपका मित्र हो जिसको ज़रूरत हो इस लॉकडाउन में पढ़ाई की, उसके साथ इस वीडियो को कंपलसरी शेयर करिए। थैंक्स, बाय बाय।